लेकिन मेरे और आपके बीच में एक लंबे एसोसिएशन से मैं इस नतीजे पहुंचा हूं कि आप किसी किताब को पढ़ते भी हैं और उस किताब के पीछे जो आत्मा छुपी होती है उसका एक बड़ा खूबसूरत वर्णन भी करते हैं। हो सकता है कि इन तथ्यों को प्रोफेसर कपिल कुमार एक एकेडमिक एंगल से रखते हैं, लेकिन इसमें एक जगह और एक बात आई है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था, खासतौर से 1942 वाला, उसमें आपको नहीं लगता कि इस देश के इतिहासकारों ने बहुत डिज़ाइन के तहत, बहुत सोच समझ करके, और उस वक्त जो डिस्पेंसेशन सत्ता में था उस पूरे ही चैप्टर को बहुत खूबसूरती से आउट कर दिया है और इस तरह से छुपाया है कि आज मैं समझता हूं कि 47 के बाद से आज मुल्क जो है 2021 और 22 में पहुंच गया, तब ये तथ्य बाहर आ रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू से अबाउट इट? बिल्कुल, हमको जो इतिहास पढ़ाया गया या जो धारणा प्रचलित है उसके मुताबिक तो कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कोई रोल ही नहीं था क्विट इंडिया मूवमेंट में। वो तो बाहर थे, देश से बाहर चले गए थे। वो सब आज़ाद हिंद फौज और इसकी स्थापना करने में लगे हुए थे। लेकिन इस किताब में पहली बार मुझे ये जानने को मिला कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में एक बहुत अहम रोल अदा किया था। और आप सबको मालूम है कि 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ और जितने कांग्रेस के शीर्ष के नेता थे सभी एक ही साथ गिरफ्तार हो गए। आप कोई मूवमेंट लॉन्च करते हैं तो क्या जेल में चले जाएं? आप इतना तो प्रिकॉशन लेते हैं ना कि आप डिस्पर्स होंगे। लेकिन अब जो भी हो सकता है कि ये किसी प्लानिंग के मुताबिक हो, किसी कोलैबोरेशन के मुताबिक हो, तो ये एक ही साथ इकट्ठे जेल चले गए। और फिर जो मैं हमेशा कहता हूँ वो टोस्ट और हाँ, वो जो जेल हुई, वो टोस्ट वाली जेल, टोस्ट वाली वो जेल, लेटर वाली जेल, रेडियो वाली जो, लाइब्रेरी वाली जेल, नींबू की चाय वाली जेल, नींबू की चाय वाली जेल, लेटर्स फ्रॉम फादर टू डॉटर, वो तो जेल। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि वीर सावरकर को साल में एक चिट्ठी अलाउड था और यहाँ लेटर्स टू फादर सुबह से शाम। हाँ, वो वाली जेल। तो वो ऐसी जेलों में ये लोग चले गए। अब था क्या कि ये इन्होंने कोई कॉन्क्रीट योजना नहीं बनाई थी इसकी पूरे आंदोलन की। तो ये बिल्कुल ही ये जिसको कहते हैं दिशाहीन हो गया था। ये 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट थे। तब सुभाष चंद्र बोस ने इस बात को महसूस किया कि इनको कोई दिशा देनी चाहिए, लेकिन वो तो देश के बाहर थे। देश के बाहर थे। तो उन्होंने बर्लिन से उन्होंने रेडियो ब्रॉडकास्ट शुरू किया और वहाँ से वो लोगों को दिशा देने का काम शुरू किया। उन्होंने लोगों को कहा कि तुम इसको किस तरीके से स्ट्रगल को स्टेजेस में करो, किस तरीके से आप जो VIPs हैं, वाइसरॉय हैं और उसके नीचे के लोग सभी के घर में जाके आप धरना बोलो। उन्होंने कहा नॉन वायलेंट वे में गुरिल्ला वॉरफेयर करो, नॉन वायलेंट वे में गुरिल्ला वॉरफेयर करो। अपने लोगों को कोई कष्ट, इस बात का ध्यान रखना कि अपने लोगों को कोई कष्ट ना हो। उन्होंने कहा कि जितने फैक्ट्री वर्कर्स हैं जो वॉर प्रोडक्शन में वो लगे हुए हैं अपना काम छोड़ दो। छात्रों से कहा कि ये तुम अभी इस मुहिम में आप लग जाओ। तो तमाम उन्होंने, और डिस्पर्स हो जाओ आप लोग सब। तो उन्होंने ये तमाम चीज़ें बताई। तो बर्लिन से एक आदमी अच्छा, उन्होंने एक और बात कही। एक कर्नल ब्रिटेन था, वो BBC से वो लोगों को डायरेक्शन देता था कि UK में कैसे ये करना है उसमें। तो कल उसको सुनो और उसको अपने देश में लागू करो, उसको अपने देश में लागू करो। तो ये एक आदमी, सोचो कि बर्लिन से। और एक और मैं बात बड़ा इसमें आप लोग सबको मालूम है ये बात कि एक आदमी, सोचो साहब, उसने क्या रेडियो नेटवर्क बना रखा था, रेडियो ब्रॉडकास्ट, इतनी सारी भाषाओं में।
बर्लिन से, जापान से, साइगॉन से, थाईलैंड से, बर्मा से ये ब्रॉडकास्ट होते थे। और आपको मालूम है उस समय रेडियो का ये हालत था, नई नई चीज़ थी। अगर आप रेडियो आपने खरीद लिया तो आप बहुत बड़े आदमी बहुत हैं, बड़े आदमी बहुत बड़े आदमी हैं। That's right. तो लोग पहले जाते थे रेडियो, बीबीसी बड़ा बीबीसी पर, इसमें बीबीसी आता हाँ, है कि नहीं आता, BBC ये मानते थे। हम मानते थे। जब ये सुभाष का ब्रॉडकास्ट शुरू हो गया तो लोगों ने कहा कि ये रेडियो जापान जर्मनी पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है कि नहीं। दिस वाज इस बुनियाद पे खरीदा जाएगा। हाँ, that was the USP. Oh, wow. USP. So this was such an interesting facet. But ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इस क्विट इंडिया मूवमेंट के और इसके साथ ये देखो क्या होता है कि हम सब इंसान हैं, रोज कुछ कुछ सीखते हैं। जिस दिन सीखना बंद कर जाएंगे तो समझ जाइए कि हम एक मृत आत्मा के समान हैं। मैं मानता हूँ कि डेथ बेड तक, ठीक है ना, एक किताब है अंग्रेजी में, आप पढ़िएगा, आप लोग, ट्यूसडेज विथ मॉरी, सभी लोगों ने पढ़ा होगा उसको। तो आप आखिरी वक्त तक आप सीखते रहते हैं। इस किताब पढ़ने तो एक क्विट इंडिया मूवमेंट वाली बात, जो कि जिसका कोई इल्म नहीं था मेरे को, और दूसरा कुछ मेरी धारणा जो थी रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, वो मैं आ रहा था, मैं उसी सवाल पे आ रहा था। हाँ बोलिए। मेरा क्योंकि इसमें तो बहुत सारे चैप्टर हैं और मेरा आखिरी सवाल है, और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने 5 पॉइंट्स को लिया है। कपिल कुमार की किताब में इतना डॉक्यूमेंटेशन किया गया है इस किताब में, नेताजी, आज़ाद हिंद सरकार एंड फौज एंड रिमूविंग स्मोक्स की 1940-47। प्रोफेसर कपिल कुमार ने एक तरीके से वो डॉक्यूमेंट कर दिया है कि इसमें अभी 50 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे लंबी चर्चा हो सकती है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इस पे हम लोग एक सीरीज़ के तौर पे 5-5 टॉपिक को उठाएं और बताएं, क्योंकि ये किताब आम आदमी नहीं पढ़ पाएगा शायद, क्योंकि मतलब उसको लगेगा एक रिदम होता है किताब पढ़ने का, लेकिन आपके नरेशन से ये किताब लोगों तक पहुंचेगी, उन लोगों तक जो बोलते बालते हैं, और आम आदमी को पता चलेगा। जैसे आपने कई चीज़ों को आज के कनेक्ट से कनेक्ट कर दिया। एक बात आपने उस दिन भी कहा, और आप जब बोल रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आर एस सिंह साहब जब बोल रहे थे तो आर एस सिंह साहब के चेहरे पे मतलब गुस्सा था, लेकिन मैं तो आपके साथ एक लंबे समय से हूँ, मुझे भी लगा कि उस एक बात पे आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस था, और आपने पब्लिकली कहा कि इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जो कुछ कहा गया है उससे आपकी पूरी राय बदल गई टैगोर के बारे में। बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी राय थी। वो क्या है जो इस किताब में है? क्या वो टैगोर के बारे में ऐसी बातें इन्होंने लिखी हैं जिससे आम आदमी समझता है कि टैगोर ने एक जनगण लिखा था, वो जॉर्ज पंजम के स्वागत में लिखा था, और फिर बाद में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, ये तमाम सारी बात होती है। लेकिन इस किताब में टैगोर के बारे में प्रोफेसर कपिल कुमार ने जो लिखा है, वो मैं आपसे आखिरी सवाल जानना चाहता हूँ। इसका देखिए, मैंने कहा कि हम 42 से हम जानते हैं इनका जो रोल, जो इंटरनेशनल रोल जो था इनका, किस तरह से सबमरीन में गए और किस तरह से मेडागास्कर सी में जब सबमरीन में उनका ट्रांसफ़र हो रहा था, और सी इतनी रफ थी, और ये नॉन स्विमर थे बाय द वे, और उस समय उन्होंने ये रानी झांसी का रेजिमेंट का उन्होंने उसका कंसीव किया था पनडुब्बी में। लेकिन ये सारी चीज़ें मालूम है लोगों को आज़ाद हिंद फौज के बारे में, लेकिन लोगों को ये एहसास नहीं है जो मैंने कहा कि इसकी तैयारी बहुत पहले से 39-40 से इन्होंने शुरू कर, हो सकता है उसके भी पहले से, और इस तैयारी में वीर सावरकर का भी बहुत बड़ा हाथ था। उनकी मुलाकात है। नहीं, इसमें ये था। तो उस समय जब मैंने कहा कि वो सीक्रेट फाइल वाला जो मैंने बताया आपको, तो ये कहा गया, जो बंगाल की जो CID थी उसने रिपोर्ट दिया कि ये जापानीज कॉन्सुलेट से भी इनका संबंध है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इस पे इसलिए मैं थोड़ा सा एम्फेसिस देना चाहता हूँ